आज मेरे घर पे एक ग्रैंड दावत है, लेकिन मेहमानों के आने से पहले सबसे बड़ा चैलेंज था कि कारपेट, सोफ़े बिल्कुल साफ़ करने थे। मैं आपको आज सिर्फ दावत की तैयारियां ही नहीं दिखाऊंगी, बल्कि ऐसे आसान टिप्स भी दूंगी जिनसे आपका कारपेट लंबे अरसे तक साफ़ और महफूज रहेगा। सबसे पहले मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। खीर को कहते होते हैं कि कम से कम 6 से 7 घंटे फ्रिज में लाजमी रखें ताकि वो सेट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, चावलों को भिगो के तकरीबन घंटा पहले रख दिया था। फिर नीम गर्म पानी में मैंने वो चावल डाल दिए थे, ठीक है। इसमें मैंने नमक थोड़ा सा डाल के बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ कारपेट की तरफ। अच्छा, कारपेट पे बेकिंग सोडा, सर्फ और कोई भी खुशबू के लिए आप डिटर्जेंट साथ यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने बाद में स्प्रे वाली बोतल में भी मिक्स करके डाला है, बट पहले मैंने अलग अलग भी डाला है, ठीक है। जैसे ही ये बेकिंग सोडा डलता है ना, तो इस पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। पंखा लगा हुआ था, पहले मैंने पंखा ऑफ़ किया कि ये मैं पहले बेकिंग सोडा इस पे यूज़ कर सकूं। और बच्चे भी साथ मेरी हेल्प कर रहे थे, वो पानी स्प्रे वाली बोतल के थ्रू कर रहे थे, बट मैंने देखा कि उससे बहुत स्लो निकल रहा है, तो फिर मैंने हाथ की मदद से भी ऊपर पानी स्प्रिंकल कर दिया था। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सर्फ। अच्छा, ये तकरीबन सुबह का टाइम था कि तब तक मैं पंखा वगैरह ऑन कर दूँगी, ये कारपेट वगैरह सूख जाएंगी। और मैंने बहुत एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था कि जिससे कारपेट ज़्यादा वेट हो जाए। जो दावत की तैयारी होती है ना, हमेशा सफाई से ही शुरू होती है। मैंने एक ये क्या कहते हैं, स्प्रे वाली बोतल में सर्फ डाला, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सफ़लान शामिल किया। सफाई करते वक्त मैंने ग्लव्स भी पहन रखे थे ताकि हाथ महफूज रहें। मेरे हाथों को डिटर्जेंट्स वगैरह से एलर्जी है, तो इसलिए मैं मोस्टली ये चीज़ें लाजमी पहन के रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कारपेट को आपने कैसे क्लीन करना है। कोई भी ढक्कन ले लें, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा दें, ठीक है। इस तरीके से हाथों पे भी ज़ोर कम पड़ता है और कारपेट भी अच्छे से वॉश हो जाती है और कारपेट ख़राब भी नहीं होती। इस तरह मैंने अपनी मोस्टली कारपेट जो है इसी तरह मैंने क्लीन किए, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। मेरे ख्याल में ना, मेहमान नवाजी सिर्फ अच्छा खाना पेश करने का नाम नहीं, बल्कि दिल से इस्तकबाल करने का नाम भी है। एक मुस्कुराहट, मोहब्बत भरे दो अल्फाज और खलूस, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा रहती हैं। हर घर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मोहब्बत वाला घर हमेशा खूबसूरत लगता है। साफ घर सुकून देता है और मोहब्बत भरा रवैया दिल जीत लेता है। मेहमान कहते हैं ना कि बड़े हमारे कहते थे कि मेहमान रिस्क लेकर आते हैं और दुआएं छोड़ कर जाते हैं। घर की असल खूबसूरती महंगी सजावट से नहीं, अच्छे अखलाक से होती है। सफाई निस्फ़ ईमान है और मेहमान नवाजी बेहतरीन अखलाक में से है। जिस घर में मोहब्बत हो, वहाँ सादा खाना भी दावत बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को आपकी मोहब्बत याद रहती है, ना कि एक छोटी सी कमी। अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतरीन करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया करें। घर संवारने से पहले अपने दिल को सुकून दें, क्योंकि पुरसुकून इंसान ही दूसरों को सुकून दे सकता है। और आप लोग कारपेट साफ़ करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके पास कोई आसान टिप है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद वो मेरी और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ सोफ़ा भी साफ़ कर रही थी, ये भी काफ़ी गंदा हुआ था। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि बच्चे कभी चीज़ एक इधर फेंक रहे होते हैं, कभी उधर फेंक रहे होते हैं, तो वहाँ पे गंद हमेशा मचा ही रहता है। फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि इन चीज़ों को साथ साथ साफ़ करती रहूँ ताकि थोड़ा सा मेस कम होता रहे। अच्छा, मैं जब भी कोई काम कर रही हूँ ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को घर के कामों में शामिल करूँ, क्योंकि ज़िम्मेदारी सिखाने का आगाज़ बचपन से ही होता है। ज़रूरी नहीं कि वो काम परफेक्ट करें, ज़रूरी है कि वो सीखें। अच्छा, यहाँ पे ना जो सोफ़े की ये वाली जगह होती है ना, ये अक्सर इसमें बच्चे कोई ना कोई चीज़ डाल देते हैं, तो वहाँ से निकालनी बहुत मुश्किल है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, वैक्यूम क्लीनर की हेल्प लेती हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी अभी सर्फ चला गया था ना, बाकी तो मैंने निकाल दिया था। ये देखें, इसकी मदद से ये जगह सोफ़ों की बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। मोस्टली यही जगह गंदी होती हैं जिनकी वजह से सोफ़ों में से स्मेल आती है, तो कोशिश किया करें इस जगह को अच्छे से साफ़ करें। मैंने अभी सोफ़े पे ये पानी वगैरह भी लगा हुआ है, इसलिए गंदा लग रहा है, बट बाद में जब ये ड्राई हो गया था, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। तो मैंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा ऊपर पानी वगैरह या वेट था,
उसको यहाँ से ड्राई किया ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। ऊपर पंखा भी लग गया था तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। जब घर में मेहमान आने वाले हो ना तो सिर्फ खाने की तैयारी नहीं होती बल्कि पूरा घर एक खुशी के एहसास से भर जाता है। बच्चे भी उतने ही खुश होते हैं जितने बड़े। यही लम्हे बाद में खूबसूरत यादें बन जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि बच्चे अगर मोहब्बत और खिदमत का माहौल देखते हैं ना तो उसी में अगर बड़े होते हैं तो यही आते हैं इनकी शख्सियत का बाद में हिस्सा बन जाती हैं। फिर वो भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों के सामने ज़रूर मोहब्बत और एहतराम शो किया करें अपने बड़ों के लिए, अपने मेहमानों के लिए, क्योंकि ये चीज़ बच्चों में बचपन से ही पैदा होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी सफाइयाँ कंप्लीट हो गई थी। अब मैं किचन में आ गई थी। जो चावल मैंने बॉईल किए थे ना वो ठंडे हो गए थे। मैंने उनको ब्लेंडर में डाल के साथ मिल्क पाउडर डाला और साथ दूध दूध भी डाल दिया और चीनी थोड़ी कम डालना क्योंकि हम इनका कैरेमल वगैरह भी बना के डालेंगे। और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना इसका, या रस्क डालें या इसमें डाल दें ब्रेड। मैंने इसमें डब्बे वाले दूध डाले थे, आप फ्रेश दूध से भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जो किस्सा ख्वानी बाज़ार की फेमस खीर है ना उसमें या ब्रेड डाले जाते हैं या रस डाले जाते हैं। सिंपल जो रस होते हैं, मीठे वाले नहीं, सिंपल रस। अच्छा, ब्रेड डाल के भी उसी तरह बहुत अच्छा बनता है। मैंने क्या किया था, 3-4 पीस ब्रेड के डाल दिए थे और इसको ब्लेंड करके मैंने वापस उसी देगचे में डाल दिए थे। ये बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर बनता है। अच्छा, जब भी आप बनाते हैं ना, खीर बनाते हैं तो चावलों को अच्छा ठंडा होने दिया करें, उससे वो बहुत क्रीमी टेक्सचर देते हैं। यहाँ पे मैं साथ कैरेमल बना रही थी। तो जब भी चीनी डालें ना पैन के अंदर बाकी कुछ नहीं डालना, पानी या ऑयल कुछ भी नहीं डालना और इसको छोड़ देना है। इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना। अगर आप चम्मच हिलाएंगे ना तो वो आपका जो बन रहा है वो बहुत ऐसे हार्ड हो जाएगा। ये देखें, कैरेमल मेरा तैयार हो गया। इससे ही आपकी खीर में जो है वो कलर आता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको खीर में डालेंगे साथ ही चम्मच हिला देंगे और ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। जो आपका बाकी इस वॉक में रहता है उस पर थोड़ा सा खीर डाल के इसको आप वापस इसमें खीर में वापस कर सकते हैं। ये देखें, थोड़ा थोड़ा इस चम्मच के साथ लग रहा है, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये थोड़ा सा आप चम्मच हिलाएंगे ये बीच में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। इसी से आपके खीर में कलर आना है। ठीक है, वो जो एक स्पेशल खीर में हल्का ब्राउन कलर होता है ना वो इसी से आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटे साथ ग्लास तैयार कर रही थी। मैंने छोटे ग्लासों में भी खीर को डालना है क्योंकि साथ मेहमानों के बच्चे भी हैं तो इसलिए मैं साथ ये ग्लास भी तैयार करूँगी। अच्छा, मैं आपको साथ ज़रा खीर की टिप भी दे देती हूँ। आप जब भी खीर बनाएं ना तो पहले जो चावल आपने बॉईल किए हैं उनको बिल्कुल अच्छा सा ठंडा होने दिया करें ताकि फिर वो बहुत अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर देता है। अच्छा, थोड़ा सा मिल्क पाउडर इसलिए इसमें डाला जाता है कि इससे जो खीर होती है ना वो और ज़्यादा थिक होके बनती है। इलायची पाउडर आखिर में थोड़ा सा डालें क्योंकि उससे खीर में खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अगर खीर को ठंडा करके पेश करना है तो उससे पहले इसको मुकम्मल ठंडा होने देना है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत थिक जो है वो आपकी खीर बन के तैयार होगी। तो आखिर में इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी, मैं इसमें आगे जाके आपको बताऊँगी। पहले मैंने खीर बनाई है, तकरीबन उसको मैंने 2-1 घंटे कुक किए। उसमें आपने कंटिन्यूसली चम्मच हिलाना है। ठीक है, तकरीबन हर 5 मिनट के बाद आके चम्मच हिलाना है कि आपकी खीर जो है वो तय में ना लगे, जले वगैरह नहीं। फिर उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जब खीर नीचे लग जाती है। ठीक है, मैं तकरीबन हर 5 मिनट के बाद आके चम्मच हिला रही थी। हालांकि मैंने नॉन स्टिक पैन में बनाई थी पर नॉन स्टिक पैन में भी ज़मीन पे लगती है। ठीक है, तय में लग जाती है तो इसलिए चम्मच हिलाते रहना, नहीं तो आपकी खीर ख़राब भी हो सकती है। तो उसके बाद मैंने खीर तकरीबन आधा 1 घंटा इसमें ही वॉक में ही छोड़ के ठंडी की है। तो फिर मैंने इन ग्लासेस में डाल दी थी। अच्छा, पहले का क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। जब मैंने इसकी दूसरे बोल में पहले डाला था ना तो वो एकदम क्रैक हो गया था। तो इसलिए अगर आपके पास इस तरह मोटा वाला शीशे का भी बर्तन है तो फिर उसमें भी मत डालना क्योंकि ये बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं। ये जो मैंने साथ बोल छोटे वाले रखे हुए हैं ना, इनका बड़ा बर्तन था, उसमें मैंने खीर पहले डाली थी तो वो नीचे से एक क्रैक हो गया था। मेरे पास ये 3 थे तो एक क्रैक हो गया था, फिर मैंने 2 में डाल के एक फिर तीसरा अलग से निकाला था।
तो छोटे ग्लासेस में भी मैंने डाल दी थी खीर, और इसमें जो साइड वगैरह पे लगी थी वो मैं साफ़ कर रही थी कि ये बाद में ड्राई हो जाएगा तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं होगा। ये देखें, ये मैंने तकरीबन ये बड़े वाले बॉल्स जो है मैंने इनको गार्निश वगैरह कर रही हूँ, तो बच्चे भी यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं साथ। अच्छा, मुझे लगता है कि हर घर की एक ऐसी डिश ज़रूर होती है जिसके बगैर दावत अधूरी लगती है, और हमारे घर में वो डिश खीर है। बच्चे हों या बड़े हों, सब आखिर में पूछते हैं कि खीर बनी है या नहीं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये ख़ानदान को एक दस्तरखान पर भी इकट्ठा करने का बहाना होता है। कहते हैं ना कि मोहब्बत से बनाया गया खाना हमेशा जायके में मुनफरिद होता है, और दावत की असल मिठास मीठे में नहीं, अपनों के साथ बैठने में है। जहाँ घर वाले एक साथ खाना खाएं, वहाँ बरकत खुद जल के आती है, और खाने का बेहतरीन मसाला खलूस और मोहब्बत है। वैसे आपके घर दावत में कौन सी मीठी चीज़ बनती है, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। खीर, ज़र्दा, शीरें, सवैयाँ या कुछ और, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शायद अगली बार मैं आपकी पसंद में भी वो डिश ज़रूर ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अब मैं मेन कोर्स की तरफ आ गई थी। चूल्हे पे थोड़ी बहुत खीर जो गिरी थी, पहले मैंने उसको जल्दी से साफ़ किया कि अगर ये साफ़ ना किया तो इसके दाग ज़्यादा पके हो जाने हैं। तो पहले मैंने जल्दी से चूल्हा साफ़ किया ताकि मैं अपना अगला मेन्यू तैयार कर सकूँ। यहाँ पे जो मतलब स्पेगेटीज़ मैक्रोनीज़ के लिए करना था ना, वो पहले ही मैंने स्पेगेटीज़ बॉयल करने के लिए रख दी थी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम हुआ था मेरे साथ। स्पेगेटीज़ को कभी भी पानी में डिप करने के बाद उनको मतलब तोड़ने के लिए इस तरह पकड़ना नहीं है। अगर आपने इस तरह तोड़ने के लिए उनको बाद में इस तरह पकड़ के तोड़ने की कोशिश की ना, तो वो आपस में स्टिक हो जाती हैं, और इतनी बुरी तरह स्टिक होती हैं कि वो आपस में से हटती ही नहीं है। मेरे साथ भी आज यही हुआ है। मैंने स्पेगेटीज़ को तोड़ने के लिए इस तरह पानी में भिगोने के बाद तोड़ने के लिए इस तरह किया है, तो वो आपस में स्टिक हो गई थी। मैं कुछ भी कर रही थी, वो साथ से हट नहीं रही थी। अच्छा, यहाँ पे अब टाइम बहुत कम था। मैं चाह रही थी पहले बाहर की एक बार सेटिंग कंप्लीट हो जाए, फिर ही मैं एक बार भी किचन में जाऊँ, क्योंकि जहाँ पे बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ पे बार बार कोई ना कोई काम निकल रहा होता है, और समझ नहीं आ रही होती कि काम कहाँ कहाँ से वापस आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले शनवारी की रेसिपी स्टार्ट की। मैंने ये नीचे जो लम होता है ना, वो मैंने ऐड किए। ठीक है, ये चर्बी नहीं है, ये लम है। तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि इसमें चर्बी बहुत कम आई हुई थी। तो मैंने क्या किया, पहले मटन को थोड़ा सा बॉईल कर दिया था, तकरीबन 50% किया था, ताकि कढ़ाई जल्दी बन जाए। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको बॉईल किए बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो यखनी थी ना, वो मैं इसी में ऐड करूँगी। यखनी आपने इसकी गिरानी नहीं है, क्योंकि जायका इसी से आना है। तो पहले ही मैंने इतना कम पानी रखा था कुकर में कि वो जिसमें बन जाए। तो यहाँ पे साथ में स्पेगेटीज़ की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने ऑयल में लहसुन वगैरह डाला, और चिकन जो है वो मैंने इसे लंबे लंबे काट के इसमें डाल दिए थे। ठीक है, इसको तकरीबन आप 20% इसको कुक करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, जो बंद गोभी होती है वो और कैरेट डाल देनी है। बंद गोभी और कैरेट तकरीबन 60% डन होने के बाद आपने इसमें शिमला मिर्च डालनी है। शिमला मिर्च पहले नहीं डालनी, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी कुक हो जाती है। ठीक है, बाकी चीज़ों को आपने तकरीबन 70% कुक करने के बाद ही शिमला मिर्च डालनी है। अच्छा, इसके बाद आपने जो डालना है, ये सोया सॉस है, चिली सॉस है, और विनेगर नहीं डालना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको कुक करना है। मैंने थोड़ी देर ढक्कन रख दिया था उसके ऊपर। इस तरफ मैंने जो शनवारी बना रही थी, शनवारी के ऊपर मैंने सिंपल टमाटर रखे थे, बाकी इसमें अभी मैंने कुछ नहीं डाला था। टमाटर रख के थोड़ी देर मैंने इसका ढक्कन बंद किया था, तो टमाटर इस तरह ऊपर से पील ऑफ कर दिए। तो फिर इन्हीं टमाटरों को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। बाकी टमाटर मैंने ग्राइंड करके डाले थे, इसलिए टमाटर कम इधर 2-3 ही ऐसे डाले थे कि जो नज़र आए कि इसमें टमाटर हैं। शनवारी की यही खूबसूरती होती है कि उसमें थोड़े थोड़े टमाटर नज़र आ रहे होते हैं। ज़्यादा टमाटर इस तरह कभी भी नहीं रखते। बाकी टमाटर हमेशा जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो भी ग्राइंड करके ही डालते हैं कि नज़र ज़्यादा टमाटर ना आए। मैंने उसके ऊपर फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। पहले मैंने इसके अंदर सिर्फ ऑयल डाला था, और ऊपर से चिकन डाल के इसको बंद कर दिया था।
तो इसमें मैंने अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ी देर में इसकी खुशबू करने के लिए ढक्कन खोल के इसको कुक करूँगी। इस तरफ साथ मेरी स्पेगेटीज़ का भी मिक्सचर जो है वो तैयार हो रहा था, तो मैंने साथ साथ ही अपने सारे काम रखे हुए थे। उस साइड कुकर में मैंने नमकीन मटन रखा हुआ था। नमकीन मटन की रेसिपी बहुत ईजी है, उसमें सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल और तकरीबन आधा कप पानी का डालते हैं और फिर बस उसमें गोश्त डाल के उसको पकने के लिए रख देते हैं। आखिर में नमक डालते हैं और गरम मसाला डालते हैं, बस आपका नमकीन गोश्त जो है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे स्पेगेटीज़ वाले मिक्सचर में मैंने ढेर सारी केचप डाली। अगर आपके पास केचप नहीं है ना तो आप टमाटर भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, वो भी सेम तरीका ही होता है। यहाँ पे मैंने स्पेगेटीज़ थोड़ी थोड़ी करके डाली थी कि वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पे मैंने इनमें साल्ट वगैरह डाल दिया था ताकि वो इनके साथ ही मिक्स हो जाए। मुझे लगा कि इसका वॉक बहुत छोटा है, इस स्टेज पे मैंने इसका वॉक भी चेंज कर दिया था। यहाँ पे मेरी जो शनवारी थी वो भी साथ साथ तैयार हो रही थी। इसमें जो मतलब ग्रेवी बनानी है ना, तो वो मैंने अभी इसकी जो यखनी रखी हुई है उसको भी डालूँगी। इस स्टेज पे मैंने आके इसमें जो मैंने टमाटर और जिंजर अदरक लहसुन वगैरह जो पेस्ट किया था ना वो भी डाल दिया था और ऊपर नमक भी डाल दिया था। इनको मैं थोड़ी देर कुक होने दूँगी ताकि टमाटरों का पेस्ट जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पे इसका मैंने देगचा चेंज कर दिया था। ये देखें, ये भी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। इसमें अब मैंने और कुछ भी इतना ऐड नहीं करना। अगर मसाला वगैरह ऐड करना है तो वो मैं सिर्फ चाट मसाला ऐड करूँगी। इस तरफ जो मेरी शनवारी है ना, उसमें मैंने ये टमाटरों का जो पेस्ट ऐड किया है उसको अब सेक करके मिक्स कर दूँगी और इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैं यखनी डालूँगी ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। यहाँ पे मेरा नमकीन मटन भी तैयार है, सारा मेन्यू मेरा बिल्कुल रेडी है। मैंने ये प्लेटर भी बना दिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए, ये हमारा टेबल का कुछ लुक था। मैं ज़्यादा इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। मैंने साथ यहाँ पे बारबेक्यू के आइटम भी बनाए थे, वो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बिरयानी बनाई थी, वो भी तैयार साथ वीडियो नहीं बना सकी। मेहमान आए, खाना वगैरह खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब टाइमली हो खाना वगैरह खाया और मेहमान चले गए थे। ये तकरीबन रात का टाइम था। फिर मैंने किचन साफ़ किया चुटकियाँ बजा के, क्योंकि किचन जब तक गंदा हो मुझे नींद नहीं आती है। तो बाकी जो लेफ़्ट ओवर था वो मैंने फ्रिज में रखा के सुबह मैं किसी ना किसी को दे दूँगी काम वालों को। किचन साफ़ करते करते सुबह हो गई थी। ये देखिए, अज़ानें हो रही हैं सुबह की। बच्चे सो चुके थे, सफ़ा को मेरे बिना नींद नहीं आती, वो मेरे आसपास ही सोफ़े पे सो चुकी थी। तो फिर मैंने पहले किचन साफ़ किया, वज़ू बनाया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।